हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कम टू द वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 का अभी करंटली में आया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 का एक्ट जो एक्ट बना था, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए थे, बहुत सारे शेड्यूल्स दिए थे। बट साइट से रिलेटेड कोई एक परफेक्ट कुछ मतलब शेड्यूल या फिर कोई एक्ट एक्ट के अंदर कुछ इंक्लूडेड नहीं था। तो साइट्स हमने पढ़ा था इसी के पहले वाले लेक्चर में, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो जो भी हमारी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं हम किसी भी स्पीशीज़ के बीच, या भले वो एनिमल हो प्लांट हो, तो उसके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना, उन सारी चीज़ें को देखना, वो हमारे कौन देखते थे? साइट्स देखते थे। ठीक है, हमने पहले इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, आपने पढ़ लिया होगा। तो ये इनका फंक्शन क्या था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारे स्पेसिमेन यहाँ पे अगर बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, ठीक है, जो भी हमारे वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स हैं उनको उनका सर्वाइवल को थ्रेटन ना हो, उसके लिए जो है इंटरनेशनल ट्रीटी ट्रेड ये बनाया गया। तो साइट्स, तो उसी को इंक्लूड करने के लिए अभी अमेंडमेंट एक्ट किया गया। और जो हमारे शेड्यूल्स हैं, जो हमारे 6 शेड्यूल हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, उसको जो है रैशनलाइज करने के लिए, मतलब कम करने के लिए जो है ये हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। अब जनरली ये हमारे किस लॉ को अमेंड कर रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो लॉ है उसको अमेंड करके बहुत सारी स्पीशीज़ को इसके अंदर ला रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो 2022 के एक्ट की, तो ये हमारे वाइल्ड लाइफ जो हमारे स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको उनको कंजर्व और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। और इम्प्लीमेंट करना है उनको साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ओके, तो सबसे पहले अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या क्या किए हैं हम, पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का पढ़ लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 3 इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई। पहला था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, विच इज़ अ स्टैटरी बॉडी, जो हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हेड करती है। और सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो दीज आर द 3 बॉडीज विच दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज और दे आर स्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें तो ये एनिमल्स, बर्ड्स, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया। ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि 4 तरह के आप प्रोटेक्टेड एरियाज डेवलप कर सकते हो, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, कम्युनिटी रिजर्व्स हो गए एंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो याद रखिएगा, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व में आपको लोकल कम्युनिटी का जो है कंसेंट लेना पड़ेगा, तब आप स्टेब्लिश करोगे। और नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश कर सकती है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स। अब इन्होंने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का था, उन्होंने 6 शेड्यूल्स बनाए थे। पहला शेड्यूल जो था वो जनरली हमारे जो स्पीशीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, जिनको बिल्कुल भी आप वो नहीं कर सकते, तो वो स्पीशीज़ जो है शेड्यूल 1 में। फिर लेस प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ जो थी वो हमारे शेड्यूल 2 में। फिर कुछ जो शेड्यूल्स थे वो जो एक शेड्यूल था वो वर्मिन स्पीशीज़ के लिए था। वर्मिन स्पीशीज़ क्या होती है? वर्मिन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो कहीं भी अगर लगा दिया जाए या कहीं भी वो कर दिया जाए तो वो पूरे एरिया को डैमेज कर देती है, पूरे एरिया को ख़त्म कर देती है, तो उनको हम वर्मिन स्पीशीज़ बोलते हैं। आपने इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ पढ़ा होगा, वो भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर एक जो शेड्यूल था वो प्लांट के लिए था। तो ये 6 शेड्यूल हमारे थे हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। अब व्हाट आर द अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट्स क्या की गए 1972 के अंदर जो अभी नया एक्ट आया? तो इन्होंने एक न्यू चैप्टर 5B ऐड किया साइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए न्यू चैप्टर एक 5B ऐड किया। और उन्होंने बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बनाएगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई और एक स्पेसिफिक साइंटिफिक अथॉरिटी बनाई। अब मैनेजमेंट अथॉरिटी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? जो भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, शेड्यूल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो भी इंक्लूडेड है हमारे शेड्यूल में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल में, उनको जो है उनके जो परमिट है और उनका जो सर्टिफिकेट है उसको इशू करेगी कौन सी अथॉरिटी? मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर साइंटिफिक अथॉरिटी बनाई जो हमारे मैनेजमेंट अथॉरिटी को एडवाइस करेगी कि आप क्या इम्पैक्ट है उस स्पीशीज़ पे, क्या सर्वाइवल है, वो सारी चीज़ें, और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है वो हमारी मैनेजमेंट अथॉरिटी यूज़ करेगी। कुछ जो भी हमारे
प्लांट्स एंड एनिमल्स है, स्पेसिमेंस है एज पर द साइट्स, और मॉडिफिकेशन और रिमूवल जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कोई भी पर्सन ले सकता है जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स को रख रहा है, शेड्यूल्ड एनिमल्स को, फ्रॉम द मैनेजमेंट अथॉरिटी। ब्रीडर्स जो है स्पीशीज़ के, जो ब्रीड करते हैं स्पीशीज़ को, वो जो भी ब्रीडर्स स्पीशीज़ के हैं अपेंडिक्स 1 ऑफ शेड्यूल 5 के, उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से विद इन 90 डेज के अंदर। अब कंडीशन जो है एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, री एक्सपोर्ट और इंट्रोडक्शन फ्रॉम द सी, इन सब स्पीशीज़ का वो भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू हमारा इम्प्लीमेंटेशन, साइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिया है। फिर नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स। तो हमने बताया कि शेड्यूल जो है वो कम किए हैं। तो पहले 6 शेड्यूल थे, अब जो है 4 शेड्यूल रखे गए हैं। तो नंबर ऑफ शेड्यूल जो है स्पेसिफिकली फॉर प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो बोल रहे हैं कि 2 ही रखिए, बट अभी 4 रखे गए, 6 से 4। न्यू शेड्यूल कुछ ऐड किया गया है, जो साइट्स के अपेंडिक्सेस हैं, 3 अपेंडिक्स हमने पढ़े हैं, उनको उनके साथ चलने के लिए, और जो वर्मिन स्पीशीज़ का शेड्यूल था उसको रिमूव किया है। तो वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जो भी हमारे वर्मिन डिक्लेयर किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर किया जाएगा किसी भी एरिया में फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो वर्मिन स्पीशीज़ का जो शेड्यूल था उसको रिमूव कर दिए गए। अब व्हाट आर द न्यू शेड्यूल्स? तो शेड्यूल 1 की अगर बात करें तो एनिमल्स रखे जाएंगे जिनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। शेड्यूल 2 की बात करें तो वो एनिमल्स रखे जाएंगे जिनको लेसर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। शेड्यूल 3 की बात करें तो प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ होंगे, तो याद रखिएगा एनिमल प्लांट्स दोनों प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। एंड साइट्स जो शेड्यूल 4 है वो साइट से रिलेटेड है, कि जो भी स्पेसिमेन, जो भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो भी हमारे साइट्स के अपेंडिक्स में लिस्टेड है, वो सारे किस में आएंगे? शेड्यूल 4 में। तो दीज आर द 4 शेड्यूल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके लाया गया। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ सेंचुरी। कंट्रोल ऑफ सेंचुरी की बात करें तो जो भी सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को अथॉरिटी है कि वो मैनेज करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे सेंचुरीज इन अकॉर्डेंस विद द जो भी मैनेजमेंट प्लान हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। इन केस अगर सेंचुरीज जो है शेड्यूल एरियाज और एरियाज के अंदर, शेड्यूल एरियाज और एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट भी एप्लीकेबल है, तो मैनेजमेंट प्लान कौन बनाएगा? ग्राम सभा बनाएगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो अगर वो अवेलेबल है उसमें, उसके अंदर आ रहा है, तो वो उसमें ग्राम सभा बनाएगी। अदरवाइज कौन बनाएगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो मैनेज करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे सेंचुरीज, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। पेनल्टीज इंक्रीज कर दी है, जनरल वायलेशन के लिए कर दिया है, स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए भी कर दिया गया है। एग्जेम्पशन फॉर लाइव एलिफेंट, जो हमारे लाइव एलिफेंट है उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। तो ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट अगर कर रहे हो आप लाइव एलिफेंट्स का रिलीजियस और अदर पर्पसेस के लिए, तो ऑनरशिप जो भी कोई भी पर्सन कर रहा है, तो उसके पास अगर ऑनरशिप है तो उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और जो भी कंडीशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें प्रिस्क्राइब करेगी वो कंडीशन माननी पड़ेगी। फिर न्यू सेक्शन 42A फॉर सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स। कैप्टिव एनिमल्स, यू नो दैट कैप्टिव एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे कैप्टिविटी में रहते हैं, जो पर्सन की कैप्टिविटी में रहते हैं, बिना उसके आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो कोई भी पर्सन उसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप लेना पड़ेगा कैप्टिव एनिमल्स के लिए और एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, और वो वॉलेंट्री सरेंडर करेगा उनको, चाहे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। कोई भी कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा उस पर्सन को कि अगर उन्होंने कोई भी आइटम को सरेंडर किया है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, बिकॉज वो आइटम जो है स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। फिर रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो परमिट जो है वो ग्रांट किया जाएगा फिल्म मेकिंग के लिए। अगर फिल्म में आपको ज़रूरत है किसी जानवर की तो उसके लिए परमिट ग्रांट किया जाएगा। और सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग, हाउस होल्ड वाटर, लोकल कम्युनिटीज एक्सेट्रा, ये भी अलाउड है विदाउट अ परमिट इन द सेंचुरी, मतलब बिना परमिट के अलाउड है, पर परमिट आपको फिल्म मेकिंग के लिए लेना पड़ेगा। अदर प्रोविजंस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि वो इंपोर्ट, ट्रेड, पोजेशन, प्रोलिफरेशन जो है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का कर सकते हैं। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो जनरली किसी एरिया में अगर मिल जाए तो वो पूरे एरिया को कॉलोनाइज करती है और पूरे एरिया को ख़त्म कर देती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ में एक लैंटाना कैमरा आई थी, ठीक है, न्यूज़ में था वो बहुत ज़्यादा। फिर प्रोपोलिस जोलीफ्लोरा जो आई थी, हमारे ऑब्वियसली हमारे एग्जाम में भी आई थी प्रीलिम्स के, यूपीएससी के, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ उन्हें बोलते हैं। कोई भी रिन्यूअल जो है आम लाइसेंस का नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सन को जो हमारे 10 किलोमीटर के सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, एक्सेप्ट अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ऑथराइज कर दे। फिर स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे स्टैंडिंग कमेटी,
ठीक है। तो दीज आर द प्रोविजंस जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लिए गए हैं। तो पहला प्रोविजन क्या लिया गया है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। साइट्स के लिए हमने दो बॉडी बनाई है, मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी। फिर हमने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाया है। सब्सिडीज जो हमारी शेड्यूल्स थी उनको रैशनलाइज किया है, 6 से 4 कर दिया है। पहला मोर प्रोटेक्शन के लिए, सेकंड लेस प्रोटेक्शन के लिए, थर्ड प्रोटेक्टेड जो प्लांट्स हैं उनके लिए हैं, और स्पेसिमेन जो हमारे साइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड है उनके लिए। सेंचुरीज को कंट्रोल करने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास सारी चीज़ें हैं। पेनल्टीज इंक्रीज की हैं, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किए हैं, और अदर प्रोविजंस भी हमने बनाया। तो दिस इज द अमेंडमेंट एक्ट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। अब चीता को आपको पता है इट इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि ईस्ट वाइल्ड अफ्रीकन चीता 5 फीमेल और 3 मेल जो है नामीबिया से रिसेंटली अभी कूनो पालपुर नेशनल पार्क में सेटअप रखे गए हैं मध्य प्रदेश में अंडर प्रोजेक्ट चीता। अब कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और 8 वाइल्ड अफ्रीकन चीता जो है नामीबिया से कहाँ लाए गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश में लाए गए हैं अंडर द प्रोजेक्ट चीता। अब प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करें, सबसे प्रोजेक्ट चीता पढ़ते हैं, उसके बाद वाई आर चीता बिंग सोर्स फ्रॉम अफ्रीका, वो हम पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट चीता की अगर बात करें तो वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता जो है वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब अफ्रीका एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, एशिया एक दूसरा कॉन्टिनेंट है, उसके में इतना बड़ा जो है ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट किया गया है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आती है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता ऐसा कोई वो नहीं बना है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आती है। फंडिंग अगर बात करें तो फंडिंग जो है वो कैंपा अथॉरिटी से आएगी, प्रोजेक्ट टाइगर और कैंपा जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग एंड अथॉरिटी के अंदर। एम इसका यही है कि अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना, और चीता जो है इंडिया में डिक्लेयर्ड, मतलब चीता जो है इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर गया था 1952 में, और इसकी जो लार्ज थी वो गोवा में, वो हमारी गुजरात में मिली थी, उसके बाद हमको मिली ही नहीं। रीज़न फॉर एक्सटेंशन यही था कि कैप्चर जो था एनिमल का लार्ज स्केल कैप्चर हो गया था, स्पोर्ट हंटिंग हो गई थी, ये सारे कंजर्वेशन मेजर्स नहीं लिए गए थे, इसलिए चीता जो है हमारी इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया। नोडल एजेंसी की बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो नोडल एजेंसी है फॉर सुपरवाइजन, फंडिंग एंड हैंड होल्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है नेशनल और इंटरनेशनल कार्निवोर चीता एक्सपर्ट्स एंड एजेंसीज फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फ्यूचर प्लान की बात करें तो टू एटलीस्ट 50 चीता जो है हमको नेशनल पार्क में लाने हैं इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सिग्निफिकेंस जो है चीता रीलोकेशन का यही है कि हमें पॉपुलेशन बढ़ाना, इनकी रिसोर्स मोबिलाइज करना, ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स बनाना, लोकल कम्युनिटी को लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, और क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ चीता रीलोकेशन। अब वाई हम चीता इन अफ्रीका से ही ला रहे हैं, बिकॉज तो हम चीता जो है अफ्रीका से इसलिए ला रहे हैं कि जनरली जो अफ्रीका के चीता हैं, 2 टाइप के चीता होते हैं, एक ईरान में भी चीता मिलते हैं, एक यहाँ भी। तो अफ्रीका के चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर नहीं है। एशियाटिक जो चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर है, ठीक है। दूसरी चीज़, सदर्न अफ्रीका जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे नामीबिया में हाईएस्ट पॉपुलेशन है चीता की, इसलिए मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है सदर्न अफ्रीका चीता में है, क्योंकि वो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो वो कहीं भी अडाप्ट कर लेंगे रहना। अफ्रीकन चीता जो है वो एंसेस्टरल बेसिस पे हमारे लीनिएज भी थे, हमारे यहाँ भी वही पाए जाते थे, इसलिए हम अफ्रीका से चीता ला रहे हैं, एशिया से ईरान से नहीं ला रहे हैं, ठीक है। एशियाटिक चीता नहीं ला रहे हैं। अब डू यू नो में अगर बात करें तो वेरी नेम ऑफ चीता जो एनिमल था वो संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था, द स्पॉटेड वन। केव पेंटिंग डेटिंग बैक टू नियोलिथिक एज डिपिक्ट द चीता इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। अब अफ्रीकन चीता की अगर बात करें, फिर उसके बाद हम दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। अफ्रीकन चीता की बात करें तो ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, ठीक है, और अम्ब्रेला स्पीशीज़ है, जो हमारे अदर स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्वेशन में हेल्प करती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, 80 to 128 किलोमीटर पर आवर चलते हैं। डायरनल है, मतलब
ड्यूरिंग द डे ये हंट करते हैं, रात में ये सोते हैं। अनलाइक अदर बिग कैट्स अगर बात करें तो ये रोर नहीं करते हैं। जेस्टेशन पीरियड इनका 93 डेज होता है, ठीक है। और लिव इन 3 मेन सोशल ग्रुप्स में रहते हैं। फीमेल्स उनके कप्स, मेल कोइलेशन एंड सॉलिटरी मेल्स। फीमेल्स जो है इनकी नोमैडिक लाइफ जो है प्रे को सर्च करने में चली जाती है। एवरेज फीमेल होम रेंजेस जो है एस्टिमेट किया गया कि 750 स्क्वायर किलोमीटर होता है। और अमंग लार्ज कार्निवोर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है इनका लोवेस्ट है, ठीक है। बाकी सब जो हमारे लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, उनके साथ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बट इनके साथ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत कम होता है, एज दे आर नॉट थ्रेट टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए थ्रेट नहीं है, यूजुअली डू नॉट अटैक लार्ज लाइव स्टॉक, ठीक है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक हो गए। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एशियाटिक चीता एंड अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता जो है अगर बात करें तो वो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए हम इंडिया में नहीं ला रहे हैं। अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है। साइट्स की अगर बात करें तो दोनों अपेंडिक्स 1 में है। डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीकन चीता का अफ्रीका में है और एशियाटिक चीता का सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एशिया अफ्रीकन चीता जो है जनरली बिगर साइज के होते हैं, ठीक है। और स्लाइटली बिगर बिल्ड और स्टर्डी लेग्स एंड नेक्स होते हैं। एशियाटिक चीता की बात करें तो स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन चीता से, एंड इनका नेक जो है वो बहुत स्मॉल कम छोटा होता है और स्लेंडर होते हैं, ठीक है। और लेग्स भी बहुत स्लेंडर होते हैं। फूड इनटेक की बात करें तो डाइवर्स डाइट ड्यू टू बिगर हैबिटेशन। और इनका जो ईरान की अगर बात करें एशियाटिक चीता की, तो इनका लिमिटेड सोर्स होता है, स्पेशली वो जनरली चिंकारा, गैजल एटसेट्रा इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वो ईरान में बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। So this is the difference between African cheetah and Asiatic cheetah. Now let's come to measures taken for ensuring success of program. अब मेजर्स क्या लिए गए हैं फॉर ensuring सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले सॉफ्ट रिलीज। चीता जो है वो क्वारंटाइन पीरियड में रखे जाते हैं, जैसे हम लोग को कोविड के टाइम पे क्वारंटाइन में रखा गया था। तो चीता को क्वारंटाइन पीरियड में फॉर अ मंथ रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली फेंस्ड, जो हम फेंसिंग कर देते हैं उसके अंदर। और फिर जब जब तक उनको वाइल्ड में रिलीज नहीं किया जाता, सारे चीता को वैक्सीनेट किया जाता है और उसमें सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स फिट किए जाते हैं कि उनका मूवमेंट हम ट्रैक कर सके। फिर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, जो कि प्रिपेयर किया गया है, बेस्ड है मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पे IUCN द्वारा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो चीता मित्रास बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो हैं और फॉरेस्ट वॉलेंटियर्स जो हैं, जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रेन करेगी कि अवेयरनेस आप क्रिएट करिए अमंग द विलेजर्स, कि वो चीता को प्रोटेक्ट करें। और लोकल मस्कट जो है उसका नेम चिंटू चीता है, टू सेनिटाइज लोकल्स। फिर चीता टास्क फोर्स भी बनाया गया है। वो किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 2 साल के लिए, कि हमारे चीता को री इंट्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसको मॉनिटर करिए कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है और अदर सुइटेबल एरियाज में, ठीक है। अब आते हैं जोग्राफिकल लोकेशन और अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कूनो पालपुर नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मध्य प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट, सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इनका लोकेशन जो है नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में है, विंध्यन हिल्स जो है वहाँ पे। और ये इनके साउथ ईस्टर्न साइड जो बाउंड्री है वहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व थ्रू शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। राठमबोर नेशनल पार्क और कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी कनेक्ट करते हैं इसके साथ थ्रू गुड फॉरेस्ट पैचेस टूवर्ड्स नॉर्थ। अब रिवर की अगर बात करें तो पेरिनियल कूनो रिवर जो है यहाँ से फ्लो होती है, जो पेरिनियल रिवर है कूनो रिवर। और फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मिलता है, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। और फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो खैर, सलई, खरदई, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हर्बीवोर्स की बात करें तो सांबर, नीलगाय। एंड कार्निवोर्स की बात करें तो लेपर्ड, स्लॉट वेयर, गोल्फ, गोल्डन जैकल, इंडियन फॉक्स एटसेट्रा। तो दीज आर द एनिमल्स जो हमको वहाँ पे मिलते हैं। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आते हैं शिवपुरी, मोरेना, भिंड वाला एरिया, तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस वाले एरिया में जो है कूनो पालपुर नेशनल पार्क मिलता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ा वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट टाइगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है अभी 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अब बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सारे हमारे कौन से स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। और इनिशियली अगर बात करें तो 9 टाइगर रिजर्व जो है डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया से इसके अंदर जोड़ा गया था। अब इसके अंदर सेंट्रल जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टाइगर रेंज स्टेट को उनके कंजर्वेशन के लिए।
उनके कंजर्वेशन के लिए और उनके मैनेजमेंट के लिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी थी, इसमें भी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इस्टेब्लिश, जो कि इस्टेब्लिश किसके थ्रू हुई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। फिर ओवर रीचिंग सुपरवाइजरी कोऑर्डिनेशन रोल एंड सारी चीज़ें जो होती हैं वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अंदर अप्रूव की जाती हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंटर जो है 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और स्टेट को 50% फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन नॉन रिकरिंग आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिकरिंग आइटम्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। नाउ व्हाट आर द अचीवमेंट्स, अगर बात करें, नहीं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़, हाँ, जो एक्टिविटीज़ हमने ली हैं उसके उसके पहले हम वो पढ़ लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, उसके बाद अचीवमेंट्स पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ली गई थी। पहला तो हमने डेवलपमेंट किया था, इस्टेब्लिश किया था बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स, तो न्यू टाइगर रिजर्व्स भी हमने बनाए। 52nd टाइगर रिजर्व जो है वो कवरिंग एरिया ओवर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 52nd जो टाइगर रिजर्व है जो अभी डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली में, विट इज़ रानीगंज टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व आई थिंक राजस्थान में आता है, हम पढ़ेंगे बहुत सारे रिजर्व सभी पढ़ेंगे, तो हम उसमें आपको बताएंगे। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी आई थिंक राजस्थान में डिक्लेयर किया गया है, विच इज़ द 53rd टाइगर रिजर्व। एंड रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व आई थिंक छत्तीसगढ़ या कहीं पर डिक्लेयर किया गया है, वो भी हम पढ़ेंगे। डोंट गो बाय द स्टेट नेम बिकॉज मे बी मुझे याद नहीं होगा, आई विल कवर लेटर। तो 53rd कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, एंड रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व कौन सा है, 52nd। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमारे डिक्लेरेशन के लिए मतलब कि टाइगर रिजर्व उनको डिक्लेयर करना है, जैसे सूनावेद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा, मेल महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका, गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये भी हमको डिक्लेयर करना है, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अब कोर बफर स्ट्रैटेजी हमने टाइगर रिजर्व में फॉलो की है। कोर बफर स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो जो कोर एरियाज होगा वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमको इफेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ह्यूमन जो है वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो कोर एरियाज हो गए, और को एग्जिस्टेंस एजेंडा है कि हम बफर और फ्रिंजेस एरिया भी अडॉप्ट करें लैंडस्केप अप्रोच में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है रिसेंटली उन्होंने बैन कर दिया कि कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होगा टाइगर रिजर्व्स के कोर एरियाज में, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो 5 साइकिल ऑफ असेसमेंट की है। एम स्ट्राइप्स जनरली है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस। तो एम स्ट्राइप्स जो है वो टाइगर को मेजर करने के लिए, और माइक हमने पढ़ा था, वो हम हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि माइक जो है किससे रिलेटेड था। माइक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एम्फोसाइज भी किया है, और ये एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो माइक किससे रिलेटेड है, कौन से हमारे एनिमल से रिलेटेड है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एम स्ट्राइप्स जो है वो टाइगर से रिलेटेड है। फिर इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ टाइगर रिजर्व, जिन्होंने डेवलप किया है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन MEEE फ्रेमवर्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बेसिस पे। फिर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है, सेवरल टाइगर रिजर्व्स में डिप्लॉय किया गया है एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, कि एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को फोकस करने के लिए। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें तो ई बर्ड प्रोजेक्ट जो है उसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूज़ करेंगे फॉर सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, जो हमारे टाइगर है उनके लिए। अब टाइगर्स की अगर बात करें तो टाइगर जनरली सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, बट मदर टाइगर्स जो होते हैं वो अपने कब्स में रहते हैं फॉर अबाउट 2 years, एंड उनको फिर उसके बाद जो है हंटिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब अचीवमेंट्स क्या है टाइगर कंजर्वेशन की इंडिया में, तो वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइगर पॉपुलेशन जो है एस्टिमेशन वो इंक्रीज़ हुआ है। TX2 हमने प्रोजेक्ट, TX2 जो है इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट था जो लॉन्च किया गया था हमारे टाइगर को डबल करने के लिए, वो भी हमने अचीव कर लिया है 4 years इन एडवांस। पहले 2022 था, हमने 2018 में ही उसको अचीव कर लिया है। 14 टाइगर रिजर्व्स को कैट्स जो है एक्रीडिएशन अवार्ड किया गया है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। तो याद रखिएगा TX2 का जो हमारा टारगेट था वो 2022 में अचीव करना था, बट हमारी इंडिया ने 4 years पहले ही 2018 में ही अचीव कर लिया है कि उनको डबल करना था टाइगर्स। कैट्स की अगर बात करें तो कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड जो है वो, उसमें भी इंडिया जो है 14 टाइगर रिजर्व्स में अवार्ड किया गया है एक्रीडिएशन में। तो TX2 जो है ये ग्लोबल गोल है जहाँ पे नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स को हमको इंक्रीज करना था बाय 2022, और ये अडॉप्ट किया था 2010 में सेंट पीटरबर्ग समिट में बाय 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनमें। और कैट्स की अगर बात करें तो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल है, जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस और हम अडॉप्ट करते हैं कि हमारा जो टाइगर्स है हम उनको मैनेज कर सके और हम अवार्ड जीत सके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर
स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ने अभी कंट्रीब्यूट किया है कि 47.5 मिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे टाइगर कंजर्वेशन के लिए एशियन कंट्रीज़ में। ये इनिशिएट कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और ये टाइगर प्रोग्राम ये ग्रांट मेकिंग इनिशिएटिव है, जहाँ पे कुछ लोग ग्रांट प्रोवाइड करेंगे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को, कि हमारे टाइगर्स को हम डबल कर सके 2022 तक। अब ये यहाँ पे 12 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट आते हैं टाइगर कंजर्वेशन और लैंडस्केप से अक्रॉस बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, इंडोनेशिया। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। नाउ लेट्स कम टू टाइगर। ठीक है, अब टाइगर के बारे में जानते हैं। तो टाइगर स्पीशीज़ की अगर बात करें तो ये जनरली नेटिव है इंडिया में। याद रखिएगा, जितनी भी हमारी बड़ी स्पीशीज़ है एक्सेप्ट चीता जो है एक्सटिंक्ट है। बट अगर बात करें लार्ज एनिमल्स की, टाइगर हो गए, एलिफेंट हो गए, लायंस हो गए, ये सब हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए, मन में बिठा लीजिए कि ये सारे जो बड़े एनिमल्स हैं वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, IUCN में इनको एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है। तो इंडियन टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर को हम पैंथेरा टिग्रिस भी बोलते हैं। तो टाइगर स्पीशीज़ जो है वो जनरली नेटिव है इंडिया की। ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ है जो हमारे अदर स्पीशीज़ को कंजर्व करने में हेल्प करती है और डिक्लेयर्ड है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हैबिटेट की बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इनकी जो है टाइगर की वो इंडिया में ही रहती है, बट स्मॉलर पॉपुलेशन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार में रहती है। बट 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर जो है हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो हैबिटेट जो है हाई माउंटेन्स हो गया, मैंग्रोव स्वैम्प्स हो गए, टॉल ग्रासलैंड्स हो गए, ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन, शोला फॉरेस्ट, हर जगह रहते हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स मिलते हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर मिलते हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। द क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि सबसे ज़्यादा हमारे टाइगर पॉपुलेशन कहाँ मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आई थिंक कर्नाटका मेंशन था। तो मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन जो है हमारी मध्य प्रदेश में मिलती है, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन बोथ अम्ब्रेला और की स्टोन स्पीशीज है। तो जनरली ये हमारे लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर ये खत्म हो जाएगी तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट होगा। तो इसलिए इसको ख़त्म नहीं करना है, इसलिए इनको सेव करके रखना है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सॉलिटरी या टेरिटोरियल एनिमल है एंड स्ट्राइप्स जो है इंडिविजुअली यूनिक होते हैं एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट। अब टाइगर स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में आते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइगर प्रोटेक्शन स्टेटस। नाउ लेट्स कम टू, अभी हमने देखा कि कुछ टाइगर रिजर्व नए बनाए गए हैं, तो उससे हम देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले रिसेंटली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व, तो रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, सॉरी रानीपुर टाइगर रिजर्व हमने राजस्थान बताया था। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व जो है दैट इज द 52nd टाइगर रिजर्व। ये जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व राजस्थान का तो 4th है, बट इंडिया का कौन सा है? 52nd टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का 4th है आफ्टर राथमबोर, सरिक्षा और मुकुंदरा। ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पे हमारे तो ये भी 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ मिलते हैं। तो राजस्थान में है राठमबोर, सरिक्षा एंड मुकुंदरा, ये हमारे राजस्थान में। और 4th टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व है, और जो इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, और ये टाइगर कॉरिडोर की तरह वर्क कर रहा था बिटवीन राठमबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। टोपोग्राफी जनरली अलग होती है, विंध्यान रेंज और अरावली रेंज सब मिलते हैं यहाँ पे। रिवर जो है यहाँ से मेज जो है फ्लो होती है, जो कि ट्रिब्यूटरी हमारे चंबल रिवर की। ड्राई डिसूडियस फॉरेस्ट मिलता है, और यहाँ के कुछ फ्लोरा एंड फोना है, जैसे कि गोल्डन चैकल, इंडियन वॉल्फ, लेपर्ड, चिंकारा, ये एंटीलोप, चीतल, ये सारी चीज़ें रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व में मिलती है। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व? जस्ट रिमेंबर अबाउट द व्हाट इज विच टाइगर रिजर्व इज दिस, 52nd, 51st? तो इट इज़ द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। एंड 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान स्टेट में आता है। राजस्थान के और कौन से हैं? राठमबोर, सरिक्षा, मुकुंदरा। फिर जोग्राफिकल लोकेशन इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरी है, आपको कौन सा फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है, तो ड्राई डिसूडियस फॉरेस्ट। अगर राजस्थान का पूरा मैप आपको, राजस्थान इंडिया में अगर आपको फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन याद है तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में ड्राई डिसूडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, एंड कुछ अगर इंपॉर्टेंट कोई स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है तो वो आपको याद रखने की जरूरत है, अदरवाइज नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है, याद रखिएगा। यूपी कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है। तो इंडिया का ये 53rd टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश का 4th है आफ्टर दुधबा, पीलीभीत, अमनगढ़,
और उसके बाद है रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का वहाँ पे आता है। फॉरेस्ट टाइप ट्रॉपिकल ड्राई डिसूडियस फॉरेस्ट है। फ्लोरा एंड फोना की बात करें तो टाइगर, लेपर्ड, बियर, स्पॉटेड डियर, सांबर, चिंकारा, रेप्टाइल्स एंड अदर मैमल्स जो वो मिलते हैं। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? हमारा यूपी में है। एंड हमारा रामगढ़ विजडरी टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा राजस्थान में है। नेक्स्ट आ जाइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज बिकॉज ये सारी स्पीशीज जो है आपको हर बार मैं पीटी 365 में पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब स्पीशीज याद रहते होंगे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो पावर केबल्स बिछा रहे हैं सरफेस के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमारे डैमेज कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं। तो उन पावर केबल्स को जो है आप नीचे अंडरग्राउंड बिछाइए तो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मूवमेंट जो है वो ईजिली हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि अपडेट हमको बताइए। तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था जो भी हमारी पावर कंपनीज है राजस्थान और गुजरात में, वो हाई टेंशन पावर जो भी हमारी पावर लाइन्स बिछा रही हैं वो हमारी अंडरग्राउंड बिछाए, जैसे कि हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उनको हम कॉट ना करें। 3 मेंबर हाई लेवल कमिटी फॉर्म की गई और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हाई लेवल कमेटी को कि आप स्टेटस रिपोर्ट हमको 3 वीक्स के अंदर दीजिए। फिर सेंट्रल और राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, बोला कि ये फीजिबल नहीं है क्योंकि जीआईबी हैबिटेट जो है वो जो हमारी ये केबल्स हैं वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसी वजह से न्यूज़ में है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है जनरली हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो मिलती है इनकी राजस्थान में मिलती है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन स्टेटस की बात बताएं, ये बर्ड होती है। इसका आईयूसीएन स्टेटस की अगर बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, याद रखिएगा क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। पहले कुछ और स्टेटस था इनका, फिर उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आई। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 में आती है। और रिकवरी प्रोग्राम जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है इंडिया का, उसमें भी 22 स्पीशीज में से एक स्पीशीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ओके अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनको सोन चिरैया मध्य प्रदेश में बोला जाता है, गोडवन राजस्थान में बोला जाता है, मालधोक महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया सोन चिरैया, गोडवन, मालधोक ये किससे रिलेटेड टर्म्स है तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच की तरह दिखते हैं, ईजिली डिस्पाइट इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ईजिली उड़ सकते हैं। बस्टर्ड स्पीशीज जो इंडिया में हमारी कहाँ कहाँ मिलती, बस्टर्ड स्पीशीज इंडिया में कौन कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। तो ये 3 जो है स्पीशीज़ें मिलती हैं। अब हैबिटेट की बात करें राजस्थान में ज़्यादा मिलती है, हमने देखा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी मिलती है। तो सेमी एरिड एरिड ग्रासलैंड्स में मिलती हैं, थॉर्न स्क्रब्स में मिलती हैं, सारे टॉल ग्रासेस में मिलती हैं, इरिगेटेड एरियाज़ में नहीं मिलती। तो याद रखिएगा इरिगेटेड एरियाज़ को ये अवॉइड करती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है, राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, नालिया गुजरात में है, वरोड़ा महाराष्ट्र में है और बेलरी कर्नाटका में है। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं। हालांकि राजस्थान में हाईएस्ट पॉपुलेशन है बट यहाँ पे आप इनके नेम ज़रूर याद कर लीजिए। डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में है, नालिया गुजरात में है, वरोड़ा महाराष्ट्र में है, बेलरी कर्नाटका में है। ओके थ्रेट्स की अगर बात करें तो अभी हमने देखा कि जो हम पावर लाइंस बिछा रहे हैं वो भी एक थ्रेट है, हंटिंग, हैबिटेट एरोजन, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है इनको थ्रेट है। स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं? तो गोडवन प्रोजेक्ट जो है राजस्थान ने लॉन्च किया है, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उसके अंदर तो आते ही हैं, और इंक्लूडेड अंडर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 टू 2016 उसके अंदर भी इंक्लूड किए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट इज इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व। तो एलिफेंट भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलिफेंट को भी हमने बताया कि जो भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वो एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, अभी तक हम जितने पढ़े वो एंडेंजर में आते हैं। सिर्फ हमारा चीता जो था, अफ्रीकन चीता जो हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर में आते हैं। तो इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व जो है अभी रिसेंटली तेरई एलिफेंट रिजर्व जो है जो डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी नोट दिया है कि तेरई एलिफेंट रिजर्व्स को हम डिक्लेयर करेंगे अपना 33rd एलिफेंट रिजर्व। अब ये मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे एरिया इंक्लूड होते हैं, जैसे कि दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी का है, कंप्राइजेस फॉरेस्ट एरियाज ऑफ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो हमारा तेरई एलिफेंट रिजर्व है वहाँ पे 4 वाइल्ड स्पीशीज मिलती हैं, याद रखिएगा, टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वॉर्म डियर, वन हॉर्न राइनोस, ठीक है। तो ये सारी जो 4 स्पीशीज हैं ये हमको तेरई एलिफेंट रिजर्व में मिलती है। अब एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी की तरह डिक्लेयर किया जाता है। कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि जो भी लार्ज लैंडस्केप है जहाँ पे एलिफेंट पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा रहती है उसको हम अलग करें। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर आती है।
दो रिसेंटली नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व्स हैं। लेमरू जो है वो छत्तीसगढ़ में, वेरी इंपॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व। लेमरू कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अगस्त मलई जो है वो हमारा तमिलनाडु में। अब 33 एलिफेंट रिजर्व जो है, अगर बात करें तो टोटल एरिया कितना कवर करते हैं? 80,000 स्क्वायर किलोमीटर। तमिलनाडु और असम में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स है। याद रखिएगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स है? तमिलनाडु एंड असम। याद रख लीजिए बिल्कुल अच्छे से दिमाग में, तमिलनाडु और असम में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स हैं। ठीक है। मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो है कर्नाटक में, लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है। याद रखिएगा मैसूर का जो एलिफेंट रिजर्व है कर्नाटक में, वो सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है। अब एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट जो है एंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आते हैं। ठीक है। नाउ इंडियन एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफस मैक्सिमस बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हाई इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं। फैमिली बॉन्ड्स इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ भी चलते हैं एक साथ चलते हैं। ये जनरली हर्ट्स फॉर्म करते हैं रिलेटेड टू फीमेल्स लेड बाय ओल्डेस्ट फीमेल, लाइक मैट्रियाकल फैमिली होती है इनकी। लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड सारे मैमल्स जो होते हैं, जिनमें जितने भी मैमल्स अभी तक हमने पढ़े, इनका जेस्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा होता है 18 टू 22 मंथ्स। एडल्ट मेल एशियन एलिफेंट्स जो होते हैं वो लेस सोशल होते हैं देन फीमेल्स। और एक मेट सर्चिंग स्ट्रैटेजी होती है ओल्ड के लिए। हैबिटेट की बात करें तो सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और कुछ पार्ट्स जो है सदर्न पेनिनसुलर के वहाँ पे मिलते हैं। और कर्नाटका जो है वहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट की मिलती है। याद कर लीजिए कर्नाटका जो है वहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट की मिलती है, फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। थ्रेट्स मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे हमारे थ्रेट्स हैं। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया कि एलिफेंट्स को हमको सेव करना है। फिर एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए। फिर माइक प्रोग्राम, जो कि हमने अभी आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि माइक किससे रिलेटेड है, तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो ये एलिफेंट से रिलेटेड है कि इंटरनेशनल एफर्ट्स है जो कंजर्वेशन एशिया और अफ्रीका के एलिफेंट है उनको कंजर्व करने के लिए लाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन एलिफेंट रिजर्व्स। तो लेमरू कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। और हमारा टाइगर एलिफेंट रिजर्व जो है हमारा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और एक और अगस्थमलई जो है हमारा तमिलनाडु में है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एलिफेंट रिजर्व। Now let's come to invasive alien species and eco-sensitive zone. हम हाँ, यस, तो हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ की बात करते हैं। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ अभी हमने पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे थे तब। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, उसको हम टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, वो बहुत सारे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ वहाँ पे लगाई गई थी, जिसके कारण थ्रेट्स हो रहे हैं वहाँ पे। अब काजीरंगा फील्ड जो है, डायरेक्टर ने एक लिस्ट सबमिट की है 18 इन्वेजिव प्लांट्स की, जो कहीं ना कहीं हमारे लैंडस्केप को इफेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे ट्रीज़ हैं, वहाँ के श्रब्स हैं, उनको इफेक्ट कर रहे हैं। हर्बीवोरस जनरली हमारे अवॉइड करते हैं इन्वेजिव प्लांट्स, बट जनरली वो इफेक्ट कर ही देते हैं। अब कुछ इन्वेजिव प्लांट्स यहाँ लिखे हैं विच इज़ नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम व्हाट आई एम टोल्ड, जो भी मैं बताऊँगी इन्वेजिव स्पीशीज़, उनको बस याद रखना है। अब इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होते हैं? इन्वेजिव स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं, जनरली वो लगाए तो जाते हैं कि वो नेटिव जो एरिया है उसको हार्म नहीं करेंगे, बट वो जनरली पूरे नेटिव एरिया जहाँ पे भी वो लगते हैं वो पूरे एरिया को हार्म करते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म जो इकोलॉजिकल इकोनॉमिक हार्म करते हैं इन अ न्यू एनवायरनमेंट वेयर इट इज़ नॉट नेटिव। ठीक है। जहाँ पे भी वो नहीं रहते हैं, मान लीजिए हम बहुत सारे स्पीशीज़, हमारे जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं अमेरिका से ला रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, तो वो उस क्लाइमेट के लिए सूटेबल है, वहाँ के लिए सूटेबल है, बट इंडिया के लिए वो सूटेबल नहीं है। इंडिया में अगर लगाएंगे कि बिकॉज इंडिया का क्लाइमेट जो है वार्म है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लांट्स हैं उनको सबको इफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक हार्म करते हैं, अगर उस एरिया में नहीं रहते हैं वो, तो एग्जाम्पल जैसे पार्थेनियम जो हमारे यूएस से लाया गया था। फिर लेंटाना कैमरा, वो भी हमने बताया था, जो ब्रिटिश से लाया गया था, जो हमारे 40% ऑफ द इंडिया टाइगर रिजर्व को थ्रेटन कर चुके हैं। ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीशीज ये हो गए। अब काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो जोग्राफिकल लोकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसका लोकेशन आपको पता है, इट इज़ इन आसाम। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इसके नॉर्थ में लाई करती है और करबी अलोंग हिल्स इसके साउथ में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और टाइगर रिजर्व भी है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वन हॉर्न राइनोस की, वो हमारी काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलती है। रिवर्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, डिफ्लू, मोरा डिफ्लू और मोरा धनसिरी यहीं से होती है। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट है। जनरली फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो ग्रेट इंडियन राइनोस, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ है। तो ये 4 जो है आसाम के नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मानस, याद रखिएगा। अगर हमारा
सेट करने के लिए आता है कि वेस्ट से ईस्ट आप आसाम के नेशनल पार्क को सेटअप करिए। तो मानस सबसे पहले आता है, फिर ओरांग आता है, फिर नामेरी, फिर हमारा काजीरंगा आता है और फिर डिब्रू शिखोवा आता है। ठीक है, तो MON मौन, MON मौन, मौन हो गए। मौन होने के बाद काजीरंगा गए और दिब्रू गए। ठीक है, तो मौन, मानस, ओरांग, नामेरी। तो मानस, M मतलब मानस, O मतलब ओरांग, N मतलब नामेरी, फिर काजीरंगा, KD। ठीक है, काजीरंगा और दिब्रू गए। ठीक है, तो दीज आर द 5 नेशनल पार्क ऑफ आसाम। ओके, नाउ लेट्स कम टू इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो हमारी न्यूज़ में है। तो सबसे पहली है विलायती किकर, जिसको हम प्रोपोलिस जोलीफोरा भी बोलते हैं। ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में। तो विलायती किकर अभी पहली बार क्रॉसपिस जोलीफोरा नाम से पूछा गया था। अब विलायती किकर क्या होता है उसके नाम से भी पूछा जा सकता है। तो दिल्ली ने अभी बोला है कि हमको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना है अपनी सेंट्रल रिज का, और वहाँ पे इन्वेजिव जो विलायती किकर है उसको रिप्लेस करना है इंडिजीनियस स्पीशीज से। अब विलायती किकर की बात करें तो ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका की नेटिव है, वहाँ से लाई गई है, जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है कि हमारे जो फ्यूल और वुड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए रूरल विलेजेस में, और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए। अब ये कहीं ना कहीं हमारी इसकी प्रॉपर्टी यही है कि जो वीड लाइक प्रॉपर्टीज है उसको हेल्प करते हैं, ग्रो इन एरिड रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। नेटिव स्पीशीज है जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन को किल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट विलायती किकर। फिर अमेरिकन ब्लू फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक, एज पर द रिसेंट स्टडी वर्ल्ड ने एस्टिमेट किया कि $16 बिलियन जो है अभी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। ये क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं? क्रॉप डैमेज करते हैं और पावर आउटेज जिस करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक। फिर सेना स्पेक्टेबिलिस, ये भी इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो हमारी बफर जो हमारी कहाँ पे लगाई गई, मुदुमलई टाइगर रिजर्व में। अनदर मेजर वीड जो है वो लेंटाना कैमरा है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रही है टाइगर रिजर्व में। अब सेना स्पेक्टेबिलिस की बात करें, ये एक एक्सोटिक ट्री है जो ब्राइट येलो फ्लावर्स होते हैं, जिनके ऑर्नामेंटल स्पीशीज़ की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया और फायरवुड के लिए यूज़ किया गया फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। नेगेटिव इफेक्ट यही है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती है, जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको क्राउड आउट करती है, जो हमारी इंडिया की स्पीशीज़ है उनको हटाती है, और लिमिटिंग फूड अवेलेबिलिटी फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर आते हैं रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। इन्वेजिव साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल जो है वो हमारे इंडियन बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट फोकस कर रही है, जो हमारे फ्रेश वाटर टर्टल है उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। ये जो है फूड नेस्टिंग और बास्किंग साइट्स जो है हमारे टर्टल्स की उनको ख़त्म कर रही है, और ये डिसीज़ भी ट्रांसफ़र कर रही है नेटिव रेप्टाइल स्पीशीज़ पे। हैबिटेट अगर बात करें तो ये इससे मेक्सिको से लाई गई है, साइंटिफिक नेम की ज़रूरत नहीं है, IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेजिव स्पीशीज़ जो अभी न्यूज़ में थी, वही बस आपको पढ़ के जानी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ के जाना इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में। याद रखेगा, फालतू की आप इतने बड़े बड़े वो मत निकालिए कि हमको पूरे नेशनल पार्क्स पढ़ने, हमको पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ने, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बींग to learn all the natural parks and wildlife sanctuaries. Just read it what given in the PT365 बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी गिवन। जितना उन्होंने दिया है उसके अलावा भी उन्होंने कहीं ना कहीं बीच बीच में मेंशन कर दिया है, जैसे मुदुमलई टाइगर रिजर्व। तो ये सारे टाइगर रिजर्व्स आपको पढ़ने हैं या नेशनल पार्क पढ़ने हैं जो हमारे न्यूज़ में दिया, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करके जाना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखिए आप लोग, अगर एक क्वेश्चन उससे आ रहा है तो एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरी बुक उठा के नहीं पढ़नी है, पूरे नेशनल पार्क नहीं पढ़ने, अदर एरियाज़ पे फोकस करिए। ठीक है, तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि बिल्कुल आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से अपने चैप्टर्स पढ़िए, कॉस्ट कितना आ रहा है इससे कितना नहीं आ रहा है। तो PT365 जो है उसको उस तरह यूटिलाइज करिए, ये नहीं कि आप पूरा नेशनल पार्क ले गए बैठ गए कि हमको आज तो पूरे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, फिर इसके नेशनल पार्क, फिर इसने, नथिंग मोर देन दैट। अगर वो आपसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा। सिर्फ PT365 में जितने नेशनल पार्क मेंशन है सिर्फ वही पढ़ के जाना है, बिल्कुल लिख लीजिए ये दिमाग में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्ट किया कि जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो भी नेशनल पार्क है और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे कंट्री में, उनको मैंडेटली मिनिमम उनके आजू बाजू में सराउंडिंग में 1 किलोमीटर जो है उनके सराउंडिंग में उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा और डिमार्केट करनी पड़ेगी बाउंड्रीज। तो जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके आजू बाजू जितना भी एरिया आ रहा है उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, मिनिमम 1 किलोमीटर तक आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। अब मोर अबाउट जजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता क्या है वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की अगर बात करें तो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट
फ्रजाइल एरियाज़ जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए, उनके आजू बाजू जो हम डिक्लेयर करते हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो याद रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिक्लेयर करते हैं कि इन सब एरियाज़ में जितना भी हमने इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है, उस एरिया में ना तो आप इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कर सकते हो, ना ही आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ पूरी तरह प्रोहिबिटेड होती है। तो ये जनरली कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसका एम यही है कि जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उसके आजू बाजू शॉक एब्जॉर्बर बनाना, कि वहाँ पे जो है चीज़ें ना हो पाएँ और हमारी जो एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट ना करें। ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गए उनको रेगुलेट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट भी करते हैं। एक्सटेंट अगर बात करें 2011 गाइडलाइंस के हिसाब से, तो प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड 10 किलोमीटर जो है आपको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है। ऑल्सो उसको सेंसिटिव कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी अगर वो बियॉन्ड 10 किलोमीटर आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है एरिया का, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का, और एक्सटेंट जो है रेगुलेशन का, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा हर प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए। सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए अलग अलग होंगे। जनरली वो 10 किलोमीटर बोलते हैं, बट अभी जो है उन्होंने बोला है कि 1 किलोमीटर जो है आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अब मोर अबाउट जजमेंट की बात करें तो डायरेक्शन जो है ये पास किया गया था इन रेफरेंस टू टीएन गोदावरन तिरुमल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उन्होंने बोला था एप्लीकेबिलिटी, उन्होंने बोला कि सारे स्टेट और यूटी जहां पे मिनिमम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, वहां पे आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वहां पे 1 किलोमीटर तक आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अदर हाईलाइट्स जजमेंट की अगर बात करें तो एक्सटेंडेड बाउंड्री को प्रिवेल करना पड़ेगा। अगर कहीं पर 1 किलोमीटर से ज़्यादा बफर जोन प्रोवाइड किया गया तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, अलाउड नहीं होगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में। माइनिंग जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है पूरी तरह नेशनल पार्क के अंदर प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी वहाँ पे की जा रही हैं उनको जो है परमिशन के थ्रू आप कंसीडर कर सकते हैं, परमिशन के थ्रू आप ले सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जा रही हैं, अगर वहाँ पे वो प्रोहिबिटेड नहीं है तो। फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है हर स्टेट और यूटी में, वो डायरेक्ट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो और रिपोर्ट सबमिट करेंगे विद इन 3 मंथ्स। रिक्वायरमेंट कुड बी डायल्यूटेड इफ देयर इज ओवरवेलमिंग पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के बीच वो है तो उसको डाइल्यूट किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज विच द प्रपोजल ऑफ स्टेट एंड यूटी हैज़ नॉट बीन गिवन, जहाँ पे नहीं गया है तो 10 किलोमीटर बफर जोन ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी अगर नहीं दिया है तो वहाँ पे 10 किलोमीटर बफर जोन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद इन एन इको सेंसिटिव जोन, तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो? तो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ मतलब क्या चीज़ें नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये पूरी तरह प्रोहिबिटेड है, इनको आप नहीं लगा सकते। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रीज हो गई, होटल्स हो गए, रिजॉर्ट हो गए, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो बिकॉज ये रेगुलेटेड है। मतलब अगर लगेगा गवर्नमेंट को कि ये ज़्यादा वो कर रहे हैं तो नहीं बना सकते, वरना बना सकते हो। परमिसेबल एक्टिविटीज़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, जो भी हमारे ग्रीन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं उसको परमिसेबल है। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो सबसे पहले इन्वेंट्री क्रिएट करना पड़ेगा आपको कि जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो भी हमारे कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ आप परमिट कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं मिलके वो हमको बताएंगे। फिर एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी कमिटी, वो कमिटी क्या करेगी, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को डिमार्केट करेगी और एक मास्टर प्लान बनाएगी उसके मैनेजमेंट के लिए। फिर वो कमिटी जो है, उस कमिटी में कितने कौन मेंबर होंगे? वाइल्ड लाइफ वार्डन, इकोलॉजिस्ट एंड ऑफिशियल्स जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। फिर नोटिफिकेशन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को फॉरवर्ड किया जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग एंड नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। नाउ लेट्स कम टू सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस प्ली अगेंस्ट गडगिल एंड कस्तूरी रंगन कमिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी बिकॉज दिस हैड ऑलरेडी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो गडगिल एंड कस्तूरी रंगन कमिटी जो है वो हमारी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। वेस्टर्न घाट्स में आपको कितना इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है उससे रिलेटेड है। तो अभी एक केस फाइल किया गया था कोर्ट में कि आप जो है गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो है जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर उन्होंने बोला था कि ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है, जो भी सिटीजन्स हैं हमारे, स्पेशली जो केरला के सिटीजन्स हैं। अब वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एक गडगिल कमेटी बनी थी 2011 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि 64% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स जो है उसको हमको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करना है।
बट कस्तूरी रंगन कमेटी 2013 में बनी, उन्होंने बोला कि 37% जो है टोटल एरिया वेस्टर्न घाट्स का उसको डिक्लेयर करना है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो उन्होंने एरिया जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन था उसको कम कर दिया। अब कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर दी जो गडगिल कमीशन ने दी है थी, और उन्होंने बोला कि जो भी हमारे वेस्टर्न घाट्स है उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगराइजेशन करिए एक्टिविटीज़ का अकॉर्डिंग टू देयर पॉल्यूटिंग इफेक्ट। तो उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ब्लैंकेट बैन भी की, जैसे कि माइनिंग, क्वेरलिंग, सेटिंग ऑफ रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, इस तरह इन इंडस्ट्री को पूरी तरह बंद कर दीजिए। और टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट केरला गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि एक ओमेवन रिपोर्ट बनाइए जहाँ पे प्लांटेशन और इनहेबिटेड एरियाज है वेस्टर्न घाट्स में उसको भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया से बाहर करिए कि वो हम लगा सकते हैं, बाकी भले हम चीज़ें ना करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 रिपोर्ट्स। नाउ लेट्स कम टू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बस हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, उसके बाद हम प्रोटेक्टेड एरियाज अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, डिक्लेयर किया है कि एरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस जो है मदुरई डिस्ट्रिक्ट में, ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहलाएंगे। ओके तो स्टेट की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कहलाएंगे। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जनरली वेल डिफाइंड एरियाज होते हैं जो यूनिक होते हैं, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, भले वो टेरेस्ट्रियल के हों, कोस्टल के हों, इनलैंड हो, मरीन वाटर्स हो, उन सब अगर वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल बॉडीज की कंसल्टेशन के थ्रू करती है, और ये आइडेंटिफाई और नोटिफाइड होते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके रूल्स भी बनाती है उन हेरिटेज साइट्स को मैनेज और कंजर्व करने के लिए। अब क्रिएशन जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का, वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन किसी भी एक्टिविटीज़ पे नहीं पुट करते। कोई भी एक्टिविटीज़ अगर चल रही है, कोई भी लोकल प्रैक्टिसेस वहाँ पे हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को मना नहीं करते, और वो वॉलंटरीली दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर करती है, और उनको एम्पावर किया है कि वो स्कीम्स भी बना सकती हैं फॉर रिहेबिलिटेशन एंड कंपनसेटिंग ऑफ एनी पर्सन अगर वो उस एक्टिविटीज़ से इफेक्ट हो रहे हैं तो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं पहले से, उनको हम पूरी तरह बंद नहीं करते हैं, वो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अब स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी बनाया गया जो हमको सजेशन प्रोवाइड करती है हर स्टेट लेवल पे। प्रेजेंटली अगर बात करें तो 35 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग मजौली, उन्नाकोटी, सिलाचरी केव्स, अमरकंटक एटसेट्रा। और फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स थी जो इंडिया की, वो हमारी नल्लूर तमरिन ग्रोव थी जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, 2007 में डिक्लेयर की गई थी। अब अरीटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की अगर बात करें तो जो भी हाउसेस, अनाईकोंडा टैंक, ये पहली बार बिल्ड किए गए थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ पांड्यन किंग 16 सेंचुरी में। अब इसमें मेगालिथिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, चैल्कोलिथिक और मेगालिथिक। मेगालिथिक में जो है बड़े टाइप के स्टोन्स पाए जाते हैं, रॉक कट टेम्पल्स, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जैन बेड्स, ये सब मिले। बहुत सारे बर्ड्स भी, 3 इंपॉर्टेंट बर्ड्स मिलती हैं जैसे लेगर फैल्कॉन, शाहीन फैल्कॉन, बोनाली ईगल्स। और अदर फौना की बात करें तो इंडियन पेंगोलिन, स्लेंडर लॉरिस एंड पाइथॉस। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में 3-4 चीज़ें, एक में इन सब में से एक चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज़ कि वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिक स्पीशीज़ में रिच होना चाहिए, एंडेमिज्म कैटेगरी ज़्यादा होना चाहिए, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज़ होने चाहिए, की स्टोन स्पीशीज़ होने चाहिए, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होना चाहिए कि वो इवोल्यूशन हो रहा है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और कुछ सिग्निफिकेंट कल्चरल, एथिकल, एस्थेटिक वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंस होने चाहिए कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए विदाउट अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विद देम। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। नाउ लेट्स कम टू अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। तो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो हमने बताया था कि 4 चीज़ें जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिक्लेयर की जाती हैं। तो नेशनल पार्क जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। ये कौन डिक्लेयर करता है? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जनरली मोर प्रोटेक्टेड होते हैं एज कंपेरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे परमिट नहीं होती इनसाइड द नेशनल पार्क, एक्सेप्ट अगर कोई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट कर दे। अब मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कहाँ पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हमने बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। क्राइटेरिया अगर बात करें, कोई भी एरिया
इकोलॉजिकल फ्लॉनल और ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है अलाउड है इनसाइड द सेंचुरी, और हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान एंड निकोबार में है। फिर कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व बोथ आर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिक्लेयर की जाती है। हमने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्ट करके एंड लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कंसल्ट करके डिक्लेयर करती है। अब क्राइटेरिया वही है कि कोई भी इनहेबिटेड एरिया जो टिपिकली एक्ट करे बफर जोन की तरह और माइग्रेशन कॉरिडोर हो, जो कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व कहीं पर भी ये डिक्लेयर किया जाता है। और ये पार्ट्स ऑफ लैंड जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन नहीं करती। कम्युनिटी रिजर्व का गवर्नमेंट ओन करती है, कंजर्वेशन रिजर्व शायद प्राइवेट करते हैं। इस एरियाज को कंजर्वेशन एरियाज डिक्लेयर किया जाता है इफ दे आर अनहिबिटेड एंड कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह होल्ड करती है। मोर देन 200 कम्युनिटी रिजर्व है इंडिया में और 97 कंजर्वेशन रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर किया जाता है, बट इसमें गवर्न कौन करता है? प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एडमिनिस्टर करती है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अराउंड जो एरिया है वो उसको भी डिक्लेयर किया जाता है। इसमें कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है एरिया, और जो कि इनवॉयलेटिव एरिया होता है, और बफर और पेरिफेरल एरिया होता है जो कि कोर एरिया के आजू बाजू होता है, ठीक है। करंटली 53 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में। फिर आते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रहता है, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। और ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, याद रखिएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। इसको कोर एरियाज जो होता है हमारे टाइगर रिजर्व का, उस कोर एरियाज टाइगर रिजर्व का, उसको ये भी बोला जाता है। ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एरिया के अराउंड डिमार्केट किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी टाइगर कंजर्वेशन का पर्पस जो है वो वॉयलेटिव ना हो। लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है वो नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जहाँ पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, लार्जेस्ट एरिया यहीं पर। फिर आते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वो एरियाज होते हैं, नाम ही से समझ में आ रहा होगा, जो एरियाज ओशंस में होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है पूरी तरह रेगुलेट की जाती है। अब ये जो है स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं फॉर नेचुरल हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज बाय लोकल, स्टेट, टेरिटोरियल, नेटिव, रीजनल एंड नेशनल अथॉरिटीज़। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि यूनेस्को डेजिग्नेट करती है टेरेस्ट्रियल, मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम में। ये कोर, बफर, ट्रांजिशन एरिया में डिवाइड होते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, जो कि जिसमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारे यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं। फिर आते हैं बर्ड सेंचुरी। ने जनरली बर्ड सेंचुरी अगर बात करें तो ये बर्ड्स और नेचुरल हैबिटेट जो है उनका, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्व करने के लिए लाया गया, और मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज है हमारे इंडिया में। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। तो ये डिक्लेयर किया जाता है अंडर इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज प्रोग्राम ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, याद रखिएगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एम इसका यही कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं उनका ग्लोबल नेटवर्क है, उसको मॉनिटर करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उनके माइग्रेशन में हेल्प करना। ये जो है कंजर्वेशन एरियाज की तरह सर्व करते हैं एज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एट ग्लोबल, रीजनल एंड सब रीजनल लेवल। क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें तो बहुत, अगर आप सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ बर्ड्स जो है ग्लोबली थ्रेटेड बर्ड्स को, स्पीशीज़ को होल्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बी वन ऑफ द साइट्स जो हैं जो टुगेदर रिस्ट्रिक्टेड भी हैं, और एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी और कॉन्ग्रेटरी बर्ड्स जो हैं आप होल्ड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज में आती हैं। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 554 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज इन इंडिया। फिर आते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, प्लेसेस जो हमारे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्टेड है, उनको हम बोलते हैं। 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे इंडिया में। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, कालादियो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क एंड वेस्टर्न घाट्स। तो दीज आर द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो नेचुरली हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको जो है हम डिक्लेयर करते हैं, यूनेस्को डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जितनी भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज थी, टाइगर, बड़े बड़े एनिमल्स जो कीस्टोन अम्ब्रेला एनिमल्स हैं, हम पढ़ लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ जो है हम उसको अलग से पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत सारे हैं, अलग अलग स्टेट के हैं, हम उसको अलग से कवर करेंगे, ठीक है, इसी के बाद वाले लेक्चर में। एंड उसके बाद क्या क्या चीज़ें दी हैं, यस, फॉरेस्ट दिया है। फॉरेस्ट अगर हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज कम टाइम में हो गया तो हम ये वाला भी लेक्चर जो है एक ही साथ कवर कर लेंगे, जो आपका पूरी तरह बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, क्या आपको पढ़ना चाहिए एनवायरनमेंट में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप उतना ही पढ़िए जितना गिवन है, और आपका बेसिक क्लियर रखिए। एंड जो भी स्पीशीज़ के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप याद रखिए, ठीक है। जैसे कि जेस्टेशन पीरियड हो गया, ऑलरेडी पूछा है कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पे सबसे हाईएस्ट मिलती है, तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए ईजी हो जाएगा आपको, राइट।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड स्टे वेल एंड पढ़ते रहिए प्लीज़, ठीक है?